स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों 2019 में जब पूरी दुनिया कोविड से सफर कर रही थी, बहुत सारे लोगों ने पर्सनल लेवल पर अपने लव्ड वंस को खो दिया। उसी दौर में कंट्रीज के बीच के रिलेशनशिप उन्होंने भी सफर किया। इनफैक्ट बहुत सारी कंट्रीज के डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप एक ऑल टाइम लो पर चले गए थे। कुछ ऐसा ही एग्जाम्पल इंडिया और नॉर्थ कोरिया के रिलेशनशिप के बीच में भी देखने को मिला। कोविड-19 के दौर में 2021 में इंडिया ने बिना किसी फॉर्मल अनाउंसमेंट के नॉर्थ कोरिया में अपनी एम्बेसी को क्लोज कर दिया और हमारे एम्बेसडर और पूरे स्टाफ को वापस बुला लिया गया। खैर 2021 के बाद लॉकडाउन खत्म हुए और डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप दोबारा से शुरू हो गए। बट नॉर्थ कोरिया में इंडिया की एम्बेसी हमने दोबारा से स्टार्ट नहीं की, उसको दोबारा से सेटअप नहीं किया गया। इनफैक्ट नॉर्थ कोरिया में जो इंडिया के एम्बेसडर थे उन्हें नॉर्थ कोरिया की बजाय मंगोलिया में ट्रांसफर कर दिया गया एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया। बट 2024 आते आते ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले हैं। इनफैक्ट अगर मैं ईस्ट एशिया की बात करता हूं तो ईस्ट एशिया में डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप में, अलायंसेस में चेंज देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ सालों में ना केवल नॉर्थ कोरिया और चाइना, इनके बीच के रिलेशनशिप काफी बढ़ गए हैं, वहीं नॉर्थ कोरिया और रशिया के रिलेशनशिप भी इवॉल्व कर रहे हैं। एंड इनफैक्ट रिसेंटली रशिया और यूक्रेन की वॉर में नॉर्थ कोरिया रशिया को सपोर्ट कर रही है। ऐसे दौर में इंडिया ने दोबारा से फैसला लिया है कि हम पेंगोंग में अपनी एम्बेसी को दोबारा एस्टैब्लिश करने वाले हैं। तो 2021 में जब बंद किया गया था एम्बेसी को, तब से लेकर अब 2024 में जाकर हम उस एम्बेसी को री एस्टैब्लिश कर रहे हैं, फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट फॉरेन मिनिस्ट्री की एक टीम नॉर्थ कोरिया पहुंच गई है और दोबारा से फंक्शनिंग शुरू की जा रही है। हालांकि अभी इंडिया की तरफ से कोई एम्बेसडर अपॉइंट नहीं किए गए हैं नॉर्थ कोरिया, लेकिन हां, इंडिया ने ऑफिशियली यह बता दिया है कि नॉर्थ कोरिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप और नॉर्थ कोरिया में इंडिया की एम्बेसी को दोबारा से रीस्टैब्लिश किया जा रहा है। अब इंडिया का ये जो मूव है, ये ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिनेरियो उसको देखते हुए भी है। अगर मैं बात करता हूं यूएसए की, क्योंकि ट्रेडिशनली यूएस ही वो कंट्री है जिसने नॉर्थ कोरिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं और यूएस के वेस्टर्न अलाइज ने भी उन सैंक्शंस को फॉलो किया है। लास्ट टाइम जब डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के प्रेसिडेंट बने थे तो उन्होंने आगे बढ़कर नॉर्थ कोरिया के साथ यूएस के रिलेशनशिप को इंप्रूव करने की कोशिश की थी। इनफैक्ट वो पहले सिटिंग प्रेसिडेंट बन गए थे जो नॉर्थ कोरिया गए थे। अब एक बार दोबारा से डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए हैं और उनकी टीम ने कहा है कि वो डायरेक्टली नॉर्थ कोरिया के साथ एंगेज करना चाहेंगे। तो एक ट्रांजिशन आपको ना केवल यूएस से बल्कि यूएस के जो अलाइड कंट्रीज हैं उनके स्टैंड में भी देखने को मिलेगा। और ऐसे बदलते हुए जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में इंडिया के लिए भी जरूरी हो जाता है कि वो दोबारा से नॉर्थ कोरिया के साथ अपने रिलेशनशिप को रीस्टैब्लिश करे। और ये हमें एक स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी भी प्रोवाइड करता है। तो ये हमारा एक इंडिपेंडेंट स्टैंड भी है कि हम नॉर्थ कोरिया के साथ अपने रिलेशनशिप को बेहतर करना चाह रहे हैं। ये यही सिग्निफाई कर रहा है। इनफैक्ट यही नहीं, एशियन रीजन में, स्पेशली ईस्ट एशिया में अगर मैं बात करता हूं, नॉर्थ कोरिया अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाता चला जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, ना केवल रशिया बल्कि चाइना के साथ भी उसके ट्रेड और डिफेंस रिलेशनशिप एक्सपैंड करते चले जा रहे हैं। हमने अभी बात की थी रशिया और यूक्रेन की वॉर की। रशिया और यूक्रेन की वॉर में क्लेम किया जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया की तरफ से रशिया को सोल्जर्स तक सप्लाई किए जा रहे हैं। इनफैक्ट अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज भी आई थी जहां पर यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने यह क्लेम किया था कि रशियन सोल्जर्स डेड नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स के चेहरे भी जला रहे हैं जिससे वो आइडेंटिफाई ना हो सके। और साउथ कोरिया ने भी यह क्लेम किया है कि रशियन यूक्रेन वॉर में 100 से ज्यादा नॉर्थ कोरिया के सोल्जर्स मारे गए। इनफैक्ट पिछले कुछ समय में चाइना के साथ नॉर्थ कोरिया की ट्रेड बढ़ती चली जा रही है और इसीलिए ये सवाल भी खड़े किए जा रहे थे कि वेस्टर्न कंट्रीज और यूएसए ने जो सैंक्शन नॉर्थ कोरिया के ऊपर लगाए हैं वो सैंक्शन
उतने इफेक्टिव साबित नहीं हो रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी को सपोर्ट मिल रहा है चाइना की तरफ से, और अब मोर रिसेंटली रशिया की तरफ से भी। और ये तीनों कंट्रीज वो हैं जो ट्रेडिशनली यूएसए को काउंटर करती आई हैं। ट्रेडिशनली यूएसए के साथ इनके रिलेशनशिप बेहतर नहीं रहे, और ऐसे दौर में जहां नॉर्थ कोरिया का ग्लोबल फुटप्रिंट बढ़ता चला जा रहा है, ईस्ट एशिया में उसका एक इन्फ्लुएंस बढ़ता चला जा रहा है, वो एशियन रीजन में जो दो बड़ी पावर्स हैं रशिया और चाइना, उनके साथ अपने रिलेशनशिप को और इनहेंस कर रहा है और इंप्रूव कर रहा है। हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम भी अपनी प्रेजेंस नोटिस कराएं, हम भी नॉर्थ कोरिया के साथ अपने रिलेशनशिप को बेटर करें, जिससे हम वेस्टर्न कंट्रीज और ये जो एक इंक्रीजिंग उभरता हुआ अलायंस दिख रहा है रशिया चाइना नॉर्थ कोरिया के बीच, उसमें बैलेंस स्टैब्लिश कर सके। अब इंडिया के लिए क्यों इतने जरूरी है नॉर्थ कोरिया के साथ अपने रिलेशनशिप इंप्रूव करने, चलिए वो समझते हैं हमारा क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या फायदा है। लेकिन उस फायदे को समझने से पहले आप ये समझिए कि अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट है और आप अपनी तैयारी को और स्ट्रेंथन करना चाहते हैं और ऐसे इंपॉर्टेंट इश्यूज को बिल्कुल निटी ग्रिटी में जाके समझना चाहते हैं, तो स्टडी आईक्यू के बैचेस में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फाउंडेशन बैचेस से लेकर प्रीलिम्स 2025 के लिए सक्सेस इन प्रीलिम्स बैच अवेलेबल है। किसी भी बैच में आप एनरोल करते हैं, आप एसी लाइव कोड अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाए। इसके साथ साथ ये टेलीग्राम चैनल है, आप इस टेलीग्राम चैनल पर भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। यहां पर आपको बहुत सारा स्टडी आईक्यू का स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, और मेरी रेगुलर लाइव क्लासेस यूट्यूब पर, उसका लिंक भी मैं यहाँ शेयर कर देता हूं, तो आप मेरे साथ रेगुलरली कनेक्टेड रह सकते हैं। तो जैसा मैं बोल रहा था कि इंडिया के लिए क्यों जरूरी है नॉर्थ कोरिया के साथ अपने रिलेशनशिप को बेहतर करना, स्पेशली इस बदलते हुए जियोपॉलिटिकल सिनारियो। वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए, उसका सबसे बड़ा कारण था नॉर्थ कोरिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम। पिछले काफी डेकेड से नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहा है, स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स वो डेवलप की जा रही। और वेस्टर्न नेशंस ये नहीं चाहते कि नॉर्थ कोरिया की ये मिलिट्री पावर बढ़े, और इसी वजह से उन्होंने बहुत कोशिश की है कि वो नॉर्थ कोरिया को कंटेन कर पाए, उसको कंट्रोल कर पाए, और वो न्यूक्लियर वेपन एक्वायर ना कर पाए। आप देखते होंगे लगभग हर दूसरे तीसरे महीने नॉर्थ कोरिया कोई ना कोई मिसाइल या फिर स्ट्रैटेजिक वेपन उसका टेस्ट करता रहता, और सबसे ज्यादा खतरा है इसका जापान और साउथ कोरिया के ऊपर। इसी वजह से वो डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू अपनी एग्नी भी रजिस्टर करवाते रहते हैं। अब नॉर्थ कोरिया इंडिया से तो काफी दूर है, तो अगर मैं बात करता हूं डायरेक्टली हमें नॉर्थ कोरिया से शायद कोई खतरा ना हो, लेकिन नॉर्थ कोरिया की हेल्प की है पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने। इनफैक्ट यूएस की सीआईए एजेंसी ने भी यह क्लेम किया कि उसने बहुत सारे एयरक्राफ्ट, बहुत सारी फ्लाइट्स ट्रैक की हैं, जिनके थ्रू पाकिस्तान ने नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने के लिए बहुत सारे पार्ट्स सप्लाई किए। अब अगर नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप बेहतर हो जाते हैं, तो हो सकता है ये न्यूक्लियर वेपन्स नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान को भी सप्लाई करे, क्योंकि हेल्प तो पाकिस्तान ने की है न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट में। और पाकिस्तान ना सही, बहुत सारे नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, अगर ये आर्सनल, ये वेपन उनके हाथ में लग जाते हैं, वो भी इंडिया की सिक्योरिटी के लिए खतरनाक हो सकता है। तो सबसे पहले तो हमारे डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी हो जाता है कि हम नॉर्थ कोरिया के साथ अपने रिलेशनशिप को बेहतर रखें, जिससे पाकिस्तान की तरफ उसका झुकाव ना हो। और ये जो न्यूक्लियर आर्सनल वो डेवलप कर रहा है, वो पाकिस्तान या फिर ऐसे नॉन स्टेट एक्टर्स जो इंडिया के डिफेंस, इंडिया की सिक्योरिटी के लिए खतरनाक है, उनको ना सप्लाई कर पाए। तो प्रोलिफरेशन का जो रिस्क है, उसको काउंटर करने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे रिलेशनशिप नॉर्थ कोरिया के साथ बेहतर रहे। इसके साथ साथ नॉर्थ कोरिया, रशिया, चाइना और अब ईरान, इनके रिलेशनशिप स्ट्रेंथन होते चले जा रहे हैं। इनफैक्ट अभी हमने बात की थी कि कैसे
नॉर्थ कोरिया ने रशिया और चाइना के साथ अपने रिलेशनशिप को पिछले कुछ सालों में बेहतर किया है। ट्रेड रिलेशनशिप में काफी इंक्रीमेंट देखने को मिला है। रिसेंटली ईरान के रिलेशनशिप भी इन कंट्रीज के साथ और बेहतर हुए और इंप्रूव हुए। इनफैक्ट ईरान को अलग अलग रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा भी बनाया जा रहा है, जिसमें चाइना और रशिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे ब्रिक्स, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इनके साथ उन्हें जोड़ने की तैयारी चल रही है। और ये जो एक उभरता हुआ अलायंस है इन चार देशों के बीच में, इसे क्वाड के काउंटर के तौर पर देखा जा रहा है। क्वाड, जिसमें इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया है, जिसका पर्पस यह बताया जाता है कि साउथ चाइना सी में चाइना का बढ़ता इन्फ्लुएंस उसको काउंटर करना है। तो कहीं ना कहीं इस क्वाड ग्रुपिंग को काउंटर करने के लिए अब ये चारों कंट्रीज एक साथ आती हुई नजर आ रही हैं। अब अगर आप ट्रेडिशनली देखेंगे तो रशिया और ईरान के साथ इंडिया के रिलेशनशिप काफी बेटर रहे। बीच में ईरान के साथ इंडिया के रिलेशनशिप थोड़े खराब हो गए थे, क्योंकि लास्ट टाइम जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे तो उन्होंने इंडिया के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट किया था कि इंडिया ईरान के साथ अपने रिलेशनशिप को खत्म करे, जो भी ऑयल इंपोर्ट इंडिया करता है उसको बिल्कुल मिनिमाइज कर दे। और इस वजह से इंडिया और ईरान के बीच की जो रिलेशनशिप है उनमें थोड़े से लो पॉइंट्स आ गए थे। बट अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो ट्रेडिशनली रशिया और ईरान के साथ इंडिया के रिलेशनशिप काफी बेटर रहे हैं। और रिसेंट पास्ट में अगर आप देखो तो चाइना के साथ भी हमने अपने रिलेशनशिप इंप्रूव करने की पूरी कोशिश की है। रिसेंटली ब्रिक्स समिट हुआ था रशिया में, और ब्रिक्स समिट से जस्ट पहले इंडिया और चाइना के जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे थे अक्साई चीन के रीजन में, जहां पर एक दूसरे के पेट्रोलिंग राइट छीन लिए गए थे, तो उन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया गया था और पेट्रोलिंग राइट रिस्टोर किए गए थे। तो यहां पर दोनों ही कंट्रीज ने एक विलिंगनेस दिखाई थी बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के। अगर आप ट्रेड रिलेशनशिप देखेंगे तो वो भी काफी बेटर है दोनों कंट्रीज के बीच में। तो ट्रेडिशनली रशिया और ईरान के साथ तो रिलेशनशिप बेटर है, और चाइना के साथ हमारे जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उन्हें हम रिजॉल्व करना चाह रहे हैं। बच गया कोरिया, और इसीलिए अब हम नॉर्थ कोरिया पर भी फोकस कर रहे हैं कि उसके साथ दोबारा से डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप स्टैब्लिश किए जाए, जिससे हम इन चारों कंट्रीज का जो ग्रुप बन रहा है वो इंडिया के अगेंस्ट ना कोई एक्शन ले, इंडिया के अगेंस्ट ना फंक्शन करे। सो इट इज अ कॉशियस अप्रोच। ये बहुत कॉशियस अप्रोच है इंडिया की कि दोबारा डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप स्टैब्लिश किए जाए। इट एम्स टू establish diplomatic ties in line with global outlook, reopening embassy in Pyongyang as a first step। तो ये पहला स्टेप है रिलेशनशिप को और बेटर करने का, जिससे जो एक उभरती हुई रिलेशनशिप दिखाई दे रही है इन चार कंट्रीज की, उसका नेगेटिव इंप्लीकेशन इंडिया के ऊपर नहीं आना चाहिए। इसके साथ साथ अगर एक ब्रॉडर गोल देखें इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का, सो दैट इज एक्ट ईस्ट। एक्ट ईस्ट की पॉलिसी के अंडर इंडिया साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया में अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाह रहा है। यहां पर जो कंट्रीज मौजूद हैं उनके साथ अपने रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा है, स्ट्रेंथन करना चाह रहा है, जिससे इंडिया की प्रेजेंस इस रीजन में बढ़ जाए। अब अगर हम एक्ट ईस्ट की पॉलिसी में बात करते हैं तो जापान के साथ हमारे रिलेशनशिप अच्छे रहे, साउथ कोरिया के साथ इंडिया के अच्छे रिलेशनशिप हैं, आसियान कंट्रीज के साथ इंडिया रेगुलरली डायलॉग करता है, इंडिया आसियान समिट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ईयरली। बच गया नॉर्थ कोरिया। अगर हम नॉर्थ कोरिया के साथ भी अपने रिलेशनशिप बेटर करते हैं तो हम इस रीजन में एक प्रोएक्टिव रोल भी प्ले कर सकते हैं। हम कोरियन पेनिनसुला में जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में डिस्प्यूट्स उठते हैं उनको रिजॉल्व कर सकते हैं। ये इंडिया की ग्लोबल प्रेजेंस को बढ़ाने में भी रोल प्ले करेगा, और इंडिया का रोल एज अ मीडिएटर टू ग्लोबल इश्यूज उसमें भी इंडिया की हेल्प करने वाला है। दैट इज द रीजन व्हाई हम नॉर्थ कोरिया के साथ अपने रिलेशनशिप बेटर करना चाह रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि ये हमारी हेल्प करेगा हमारी एक्ट ईस्ट की पॉलिसी को और बेटर तरीके से इस रीजन में इंप्लीमेंट करने। नॉट जस्ट दिस, स्ट्रैटेजिकली तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बल्कि एक और पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वो है ट्रेड। ट्रेड भी एक बहुत बड़ा एंगल है जहां पर नॉर्थ कोरिया के साथ हम अपने रिलेशनशिप को और एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिशनली जो नॉर्थ कोरिया की ट्रेड रही है, नॉर्थ कोरिया एक सोशलिस्टिक कंट्री है और बड़े क्लोज मॉडल पर वो फंक्शन करती है,
तो ग्लोबल ट्रेड रिलेशनशिप उसके ज्यादा रहे नहीं, और फिर वेस्टर्न कंट्रीज ने उसके ऊपर सैंक्शन भी लगा दिए। तो ओवरऑल अगर आप उसके ट्रेडिंग रिलेशनशिप देखोगे तो वो रशिया और चाइना के साथ ज्यादा देखने को मिलते हैं। यहां पर इंडिया के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया अपने एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज कर सकता है नॉर्थ कोरिया के कॉन्टेक्स्ट में। तो अगर मैं एक वाइडर पर्सपेक्टिव में बात करता हूं, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स के तौर पर बात करता हूं, तो कैसे नॉर्थ कोरिया के साथ रिलेशनशिप हमारे ब्रॉडर पॉलिसी ऑब्जेक्टिव जो है उसको अचीव करने में हमारी हेल्प कर रहे हैं। रीजनल इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है, जिसकी अभी हमने बात की कि ईस्ट एशिया में इंडिया की प्रेजेंस बढ़ जाएगी। ईस्ट एशिया में जो भी डिस्प्यूट्स खड़े होते हैं वहां पर इंडिया एक प्रोएक्टिव रोल प्ले कर सकता है, एक मीडिएटर के तौर पर सामने आ सकता है, जो ग्लोबल लेवल पर इंडिया की इमेज को और इंप्रूव करेगा, और इंडिया का जो क्लेम्स है कि इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर बनाया जाए उसमें भी मदद करेगा, क्योंकि वहां हम इस बात को प्रोजेक्ट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि इंडिया ग्लोबल इश्यूज में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है और उनको रिजॉल्व करवा रहा है। इसके साथ साथ हमारे स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है, अभी हमने डिस्कस किया कि हम नहीं चाहते कि जो न्यूक्लियर आर्सनल, जो मिसाइल्स, जो वेपन्स नॉर्थ कोरिया डेवलप कर रहा है वो पाकिस्तान के हाथ लग जाए या फिर नॉन स्टेट एक्टर्स के पास चले जाए। इसके साथ साथ एक जो उभरती हुई रिलेशनशिप दिखाई दे रही है ईरान, रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया के बीच, उसके नेगेटिव इंप्लीकेशंस इंडिया की तरफ नहीं आने चाहिए, तो वहां पर ये हमारी हेल्प कर सकता है। इसके साथ साथ ये हमें हेल्प करेगा कि हम अपने रिलेशनशिप को बैलेंस कर सके। एक तरफ यूएस से है, दूसरी तरफ ये कंट्रीज है, और हम नहीं चाहते कि किसी के भी साथ हमारे रिलेशनशिप खराब हो। इनफैक्ट ट्रेडिशनली हम नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी जो फॉलो करते आए हैं उसका पर्पस ही ये था कि हम दोनों ब्लॉक्स को मैनेज कर सकें, हम जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस होती है उन्हें इंडिपेंडेंटली नेविगेट कर सके। तो यहां पर उस बैलेंसिंग एक्ट को प्ले करने में भी ये हमारी हेल्प कर सकता है। इसके साथ साथ सिक्योरिटी कंसर्न्स है और डिप्लोमेटिक री एंगेजमेंट। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे ये मूव इंडिया के जो ब्रॉडर पॉलिसी ऑब्जेक्टिव हैं, जैसे एक्ट ईस्ट की पॉलिसी हो गई, या फिर इंडिया के क्लेम्स कि हमें सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाए, उसमें भी हमारी मदद करेगी। और जैसा मैंने पहले ही डिस्कस किया आपके साथ, ट्रेड अपॉर्चुनिटी ये सिर्फ स्ट्रैटेजिक मूव नहीं है, ये स्ट्रैटेजिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये नॉर्थ कोरिया के साथ हमारे ट्रेड रिलेशनशिप को भी इनहेंस कर सकता है, जो इंडिया के फेवर में रहेगा। हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट नॉर्थ कोरिया की तरफ कर सकते हैं। तो ये भी एक एंगल है जिसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, इमीडिएट फ्यूचर में नहीं, बट आने वाले समय में ट्रेड रिलेशनशिप को भी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब ये अपॉर्चुनिटीज तो है इंडिया के सामने, और अभी जो नॉर्थ कोरिया के साथ दोबारा से डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किए जा रहे हैं वो हमारी हेल्प तो करेंगे इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में, बट इतना आसान भी नहीं होने वाला। बहुत सारे चैलेंजेस भी हमारे सामने आएंगे, जैसे इंटरनेशनल सैंक्शंस। अभी हमने डिस्कस किया कि एक दौर था जब इंडिया और ईरान के रिलेशनशिप काफी बेटर हुआ करते थे, बट डोनाल्ड ट्रंप जब लास्ट टाइम प्रेसिडेंट बने उन्होंने इंडिया के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट किया कि इंडिया ईरान के साथ अपने रिलेशनशिप को डिटीरियोरेट करे, खत्म करे। और वहां पर भी क्वेश्चन न्यूक्लियर आर्सनल का ही था कि ईरान न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहा और वेस्टर्न कंट्रीज ये नहीं चाहती थी, इसी वजह से ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए, ग्लोबल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में उसे अलग थलग कर दिया गया। कुछ वही नॉर्थ कोरिया के साथ हुआ है। अब अगर हम नॉर्थ कोरिया के साथ अपने रिलेशनशिप और बेटर करने जाते हैं, देन देयर आर चांसेस कि वो सैंक्शंस जो हैं उनके इंप्लीकेशंस इंडिया की तरफ ना आ जाए। हालांकि जो बदलते समीकरण हैं, जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं, उसमें उसके चांसेस कम दिखाई देते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब डोनाल्ड ट्रंप खुद प्रेसिडेंट रहे तो उन्होंने भी नॉर्थ कोरिया के साथ यूएसए के रिलेशनशिप को इंप्रूव करने के लिए कोशिश की थी, पहल दिखाई थी। पहले सिटिंग प्रेसिडेंट बने थे जो नॉर्थ कोरिया गए थे, और इसी वजह से इंटरनेशनल सैंक्शंस के नेगेटिव इंप्लीकेशंस इंडिया को फेस करने पड़े, उसके चांसेस बहुत कम दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ बैलेंसिंग एक्ट, हालांकि इंडिया बैलेंसिंग एक्ट प्ले करने में काफी अच्छा है। हमने कोल्ड वॉर के दौर में ही सीख लिया था कि कैसे अलग अलग ब्लॉक्स को मैनेज किया जाता है, कैसे बैलेंस किया जाता है, कैसे अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन की जाती है,
वंस अगेन इंडिया को वो बैलेंसिंग एक्ट प्ले करना पड़ेगा। एक तरफ है यूएस और उसकी अलाइड कंट्रीज द वेस्टर्न ब्लॉक, दूसरी तरफ रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया और ईरान, इनका उभरता हुआ एक समीकरण सामने आ रहा है। तो इनके बीच में एक बैलेंसिंग एक्ट प्ले करना पड़ेगा जिससे अल्टीमेटली हम दोनों ही तरफ जो कंट्रीज है उनके साथ अपने रिलेशनशिप भी अच्छे रख सके और उसका बेनिफिट अपने लिए उठा सके। देन देयर आर सिक्योरिटी कंसर्न्स एड्रेसिंग पोटेंशियल रिस्क एसोसिएटेड विद नॉर्थ कोरियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम। ट्रेडिशनली नॉर्थ कोरिया को एक रोग नेशन कहा जाता है। नॉर्थ कोरिया बड़ा अनप्रिडिक्टेबल सा नेशन रहा है, कब वो क्या कर दे उसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। और इसी वजह से इंडिया अगर अपने रिलेशनशिप बेटर करता भी है तो भी इंडिया को बड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि नॉर्थ कोरिया नेक्स्ट मूव क्या चल रहा है। तो हां, बेनिफिट्स हैं ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिनारियो में। इंडिया के पास यह भी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपना एक प्रेजेंस और दबदबा उसको बढ़ा सके नॉर्थ कोरिया के साथ रिलेशनशिप को बेटर करके। बट बहुत सारे कंसर्न्स भी हैं जिनको ध्यान में रखना पड़ेगा और इंडिया को बड़ा सतर्क रह के आगे बढ़ना पड़ेगा। बट चलिए, एक शुरुआत तो हुई है नॉर्थ कोरिया के साथ फिर से डिप्लोमेटिक चैनल्स ओपन करने की, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने की, एंड होपफुली ये इंडिया के फेवर में ही रहने वाला है। अगर मैं यूएसए के नए प्रेसिडेंट के पर्सपेक्टिव से देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि हां, इंडिया और नॉर्थ कोरिया के रिलेशनशिप बेटर होंगे और वो इंडिया के फेवर में ही रहेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम ने कह दिया है कि वो डायरेक्टली नॉर्थ कोरिया के साथ इंगेज करना चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा बाकी लोगों के साथ भी, जिससे वो समझ सके कि क्यों नॉर्थ कोरिया के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव करना इंडिया के फेवर में हो सकता है। और अगर यूपीएससी एस्पिरेंट है तो जैसा मैंने कहा था, टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन में आगे बढ़ सकते हैं। दोबारा मिलेंगे आपसे एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।